बचपन में जब हम लोग छोटे बच्चे होते हैं, लाइक अपनी अर्ली स्टेजेस पे होते हैं, तब हम लोगों को ज़्यादा किसी से घुलना मिलना इतना पसंद नहीं होता। ना हम किसी से ज़्यादा बातें करते हैं, ना इतनी ज़्यादा किसी से खुलते हैं। हम लोग अपने पेरेंट्स और अपने सिबलिंग्स के साथ, अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ ज़्यादा खुश रहना पसंद करते हैं। बट एटलीस्ट वी टॉक टू आवर फैमिली। बट अब आप इमेजिन करो, आपके सामने तो छोटी बच्चियाँ खड़ी हैं जो इतनी ज़्यादा अनोइंग है कि दे डोंट इवन टॉक टू देयर पेरेंट्स, देयर फैमिली, देयर टीचर्स। उनकी क्लास में पढ़ने वाले, उनके स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे, वो कभी किसी से भी बात नहीं करती, एक शब्द तक नहीं बोलती। वो सिर्फ एक दूसरे से बातें करती हैं, वो भी एक ऐसी अजीब सी सीक्रेट लैंग्वेज में जो कभी किसी को समझ नहीं आई, ना डॉक्टर्स को ना उनके टीचर्स को। लाइक दुनिया को कभी समझ ही नहीं आया इन दोनों बहनों के साथ, इन दोनों बच्चियों के साथ क्या प्रॉब्लम है। ये कहानी है यूके में रहने वाली दो छोटी बहनों के बारे में, जिनको दुनिया द साइलेंट ट्विंस के नाम से जानती है। लोग कहते थे ये दोनों बच्चियां श्रापित हैं, किसी मेंटल इलनेस का शिकार, और ये इस दुनिया में रहने लायक ही नहीं है, ना ये इस दुनिया से बिलोंग करती हैं। बट हॉरर तो तब शुरू हुआ जब दोनों ने क्राइम करना शुरू किया और डिसाइड किया कि दोनों में से एक जिंदा रहेगी और एक मरेगी। क्या आपने कभी सोचा है कि दो बहनें एक ही घर में पली बड़ी हों, एक ही स्कूल में पढ़ाई की हो, पर दुनिया से बात करना बंद कर दिया हो, सिर्फ एक दूसरे के साथ ही जीना चाहती हों? ये कहानी है जून और जेनिफर गिबन्स की, जो कि आइडेंटिकल ट्विंस, पैदा हुई थी 11 अप्रैल 1963 में ब्रिटिश कॉलोन एडन, यमन में। उनके पापा का नाम था ऑब्रे गिबन्स। वो एक रॉयल एयरफोर्स टेक्नीशियन थे, यूके आर्मी में काम करते थे। मम्मी का नाम था ग्लोरिया, वो एक हाउसवाइफ और कभी कभी लाइब्रेरियन का काम भी करती थी। ऑब्रे और ग्लोरिया ओरिजिनली बारबाडोस के रहने वाले थे, पर बेटर फ्यूचर के लिए उनको यूके शिफ्ट होना पड़ा। जून और जेनिफर के अलावा उनके घर में 3 सिबलिंग्स और भी थे, मतलब एक टिपिकल मिडिल क्लास कैरिबियन फैमिली जो यूके में अपना सपना जीना शुरू करने के लिए शिफ्ट हो जाती है। लेकिन इस सपने में कुछ ऐसा लिखा था जो कि बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, जो इन ट्विंस के लिए नाइटमेयर बन गया। स्कूल के फर्स्ट डे से ही लोग इनको अलग नज़र से देखने लगे और धीरे धीरे वो दुनिया से अलग पड़ने लगी। जून और जेनिफर ने अपने पेरेंट्स से, टीचर से, दुनिया से बात करना बंद कर दिया था और एक सीक्रेट लैंग्वेज में एक दूसरे से बात करने लगी। किसी को समझ ही नहीं आया कि ये दोनों इस वर्ल्ड में क्यों जी रही हैं, ये चाहती क्या हैं। ये कोई मिस्ट्री नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल नाइटमेयर है जिसको समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि ये कहानी ऐसे ट्विस्ट एंड प्लॉट से भरी हुई है जिसको आप समझ नहीं पाओगे। ये बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग कहानी है। ये कहानी है द साइलेंट ट्विंस की, जिन्होंने दुनिया से तो बातें करना बंद कर दिया, बट एक दूसरे से कभी नहीं। जून और जेनिफर एक बार देखो तो देखने में बिल्कुल नॉर्मल बच्चियाँ थी, डार्क स्किन, कर्ली हेयर, इनोसेंट आइज। पर कुछ ही सालों में सबको पता चल गया कि ये दोनों बच्चियाँ बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं हैं। वो नर्सरी स्कूल में बात ही नहीं करती थी कभी किसी से, एक्सेप्ट ईच अदर। ना कोई आई कांटेक्ट, ना रिस्पॉन्स। टीचर समझते थे कि शायद ये शर्माती हैं, बट इट वॉजंट शाइनेस, इट वॉज द बिगिनिंग ऑफ साइकोलॉजिकल इंट्रैपमेंट। वन डे टीचर आस्क्ड, जून, जेनिफर, कैन यू प्लीज आंसर दिस क्वेश्चन? एंड बोथ गर्ल्स स्टेयर ब्लैंकली। टीचर को बड़ा अनोइंग लगा और थोड़ा डिस्टर्बिंग भी, बट टीचर्स ने कहा कोई नहीं, शर्मा रही हैं शायद। उन दोनों बच्चियों को देखने के बाद एक साइकोलॉजिस्ट ने लिखा, इट वॉज लाइक दे ओनली फ्लोटेड इन अ वर्ल्ड ओनली दे कुड सी। जून और जेनिफर ने एक ऐसी सीक्रेट लैंग्वेज बनाई थी जो सिर्फ वो दोनों ही समझ सकती थी। क्या वो लैंग्वेज गिब्रिश थी? बिल्कुल भी नहीं। इट वॉज हाइब्रिड ऑफ इंग्लिश, क्रियोल, रिवर्स फ्रेसेस एंड मेड अप वर्ड्स। A language with no rules, only they understood. अब मैं आपको एक साइड स्टोरी सुनाता हूँ जो जून और जेनिफर की कहानी का सबसे मेन पार्ट है, द डॉल सुसाइड पैक्ट, अ डार्क गेम बिटवीन द बोथ द ट्विंस। ये इंसिडेंट हुआ था जब जून और जेनिफर अपनी टीनेज फेज में थी और उन्होंने अपनी आइसोलेशन में एक स्ट्रेंज गेम खेलना शुरू किया। उसका नाम था द डॉल सुसाइड पैक्ट। जब जून और जेनिफर गिबन्स ने दुनिया से बात करना बंद कर दिया था, तब उन्होंने अपने अंदर एक अलग सी दुनिया बना ली थी। इस दुनिया में अपने ही लिखे नॉवेल्स, स्ट्रेंज गेम्स, इस तरह की चीज़ें पसंद आती थी, और इन चीज़ों के अंदर कुछ ऐसे रूल्स होते थे जो सिर्फ इन दोनों को ही समझ आते थे। इस तरह की बातें और कोई कर ही नहीं सकता था, ना ही कोई सोच सकता था। इस गेम में वो अपने बनाए हुए पेपर डॉल्स को कुछ अलग अलग कैरेक्टर्स देते थे। हर एक डॉल एक इमोशन को रिप्रेजेंट करती थी, जैसे सैडनेस, गुस्सा, अकेलापन और जेलसी। गेम्स के रूल्स बहुत ज़्यादा सिंपल थे। हर एक डॉल को कुछ ना कुछ पार्ट प्ले करना होता था और एंड में एक डॉल को अपनी जान लेनी होती थी।
लेकिन धीरे धीरे ये गेम एक ऑब्सेशन बन गया। जेनिफर लिखती है कि वो चाहती है कि जून मरे, और जून ने अपनी डायरीज में लिखा कि जेनिफर ने उसकी ज़िंदगी के ऊपर कंट्रोल कर लिया है। मतलब दोनों बहनें एक दूसरे के साथ तो थी, एक दूसरे को प्यार बहुत करती थी, बट कहीं ना कहीं उन दोनों ने एक दूसरे की लाइफ को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करके रख दिया था। एक दिन उन्होंने लिखा, हम दोनों में से एक को मरना होगा, तभी दूसरी आज़ाद होगी और वो जी सकेगी। और तब समझा गया ये डॉल गेम सिर्फ एक कहानी नहीं, एक गेम नहीं, ये एक रिहर्सल थी उस सेक्रीफाइस की जो आगे जाके सच हो गई। द साइलेंट ट्विंस का बॉन्ड इतना ज़्यादा इंटेंस था कि वो एक दूसरे के बिना भी नहीं जी सकती थी और एक दूसरे के साथ भी नहीं। वो जीना नहीं चाहती थी एक दूसरे के बिना, लेकिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसकी वजह से उन दोनों में से एक को मरना पड़ा। द डॉल सुसाइड पैक्ट शायद उनकी ज़िंदगी का सबसे पहला सिग्नल था कि ये कहानी सिर्फ खामोशी की नहीं, एक साइकोलॉजिकल ट्रैप की थी जिसका एंड पहले से लिखा गया था। उन दोनों में से पहले से एक को पता था कि दूसरी मरेगी, तभी मैं जी पाऊंगी। साइकाट्रिस्ट ने कहा, दे आर नॉट जस्ट म्यूट, दे हैव शट द वर्ल्ड आउट। दिस इज सिलेक्टिव मुटिज्म टाइड विथ समथिंग मच डीपर। इट कैन बी इवन साइकोसिस। ये एक साइकोसिस का केस हो सकता है। ये लैंग्वेज बन गई थी उनका अपना पर्सनल स्पेस और दुनिया एक थ्रेट। जब फैमिली ने मूव ऑन किया वेल्स के एक न्यू टाउन में और स्कूल चेंज करना पड़ा, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई। स्कूल में रेसिस्ट बुलिंग, आइसोलेशन और रिजेक्शन ने उन्हें अंदर तक अंधेरे में धकेल दिया। जेनिफर ने जून से कहा, वी मस्ट नॉट टॉक टू ईच अदर, दे डोंट डिजर्व आवर वॉइसेस। उन्होंने अपने बेडरूम का दरवाज़ा बंद किया और एक अलग ही दुनिया में चली गई। दे स्टार्टेड राइटिंग स्टोरी बुक्स ऑफ डार्क टेल्स ऑफ मर्डर, लस्ट एंड पेन। उनके लिखे स्टोरीज बहुत ज़्यादा डिस्टर्बिंग थे, जिसमें एक बॉय अपने फादर को शूट करता है, एक कपल जो एक दूसरे को जान से मार देता है। ये स्टोरीज उनके अंदर के डर, उनके अंदर के सप्रेस्ड इमोशंस का रिफ्लेक्शन थी, जो धीरे धीरे अब बाहर आ रहा था। जब उन्हें स्कूल से निकाला गया तब उन्होंने लिखना छोड़ दिया और क्राइम की दुनिया में पैर रखा। क्या दोनों बच्चियां बोर हो गई थी या फ्रस्ट्रेटेड? आई थिंक दोनों। एक बार उन्होंने एक स्कूल को आग लगा दी, सिर्फ ये देखने के लिए कि रियल लाइफ में स्कूल जलता हुआ कैसा दिखता है। और जब उनको अरेस्ट किया गया तो पुलिस वालों ने अपना बयान दिया कि आई थिंक ये दोनों बच्चियां चाहती थी कि इनको पकड़ा जाए, इनको अरेस्ट किया जाए, क्योंकि पकड़ने के बाद ना तो ये डरी हुई थी, ना ये रो रही थी और ना ही इन्होंने कुछ मूवमेंट की। और जब उनको पकड़ा गया तब शुरू हुआ उनका साइकोलॉजिकल स्टडी, जिसका एंड हुआ ब्रॉडमोर हॉस्पिटल में, जो कि एक साइकेट्रिक हॉस्पिटल था। और 19 साल की उम्र में दोनों बच्चियां हाई सिक्योरिटी साइकेट्रिक हॉस्पिटल में जा चुकी थी। ब्रॉडमोर कोई नॉर्मल हॉस्पिटल नहीं था, ये एक सिक्योर साइकेट्रिक प्रिजन था जहां यूके के सबसे ज़्यादा डेंजरस मेंटल पेशेंट्स रहा करते थे। जून और जेनिफर को अलग अलग सेल्स में रखा गया, लेकिन इवन देयर दे केप्ट कम्युनिकेटिंग थ्रू जेस्चर्स, लुक्स और इवन शीर इंट्यूशंस। उस हॉस्पिटल की नर्सेज ने नोटिस किया कि जब भी जून और जेनिफर एक दूसरे से बात करने की कोशिश करती थी और वो किसी भी नर्स को अपनी तरफ आता हुआ देखती थी, तो वो एक स्टैचू में बदल जाया करती थी। जैसे वो नर्सेस को देख के एक स्टैचू बन जाती थी, ताकि किसी को कुछ पता ना चले कि वो क्या बात कर रहे हैं। लाइक इवन कि वो बात भी कर सकती हैं, वो बोलती भी हैं, वो हिल डुल भी सकती हैं। वो खुद को एक स्टैचू में बदल लेती थी। इज़न्ट इट अनोइंग? वक्त बीतता गया और लगभग 11 साल ब्रॉडमूर हॉस्पिटल में रहने के बाद दे एडवाइज्ड टू शिफ्ट इन अ न्यू क्लिनिक, इन अ लेस सिक्योर क्लिनिक, जिसकी वजह से जून बहुत ज़्यादा खुश थी, पर जेनिफर नहीं। और फिर ट्रांसफ़र के दिन जब वो लोग बस में आ रहे थे, तो जून के शोल्डर पर जेनिफर लेट गई और उसने उसके कान में धीरे से कहा कि मैं मरने वाली हूँ। और अचानक उसकी मौत हो गई। और मौत का कारण क्या था? एक नॉर्मल सा हार्ट अटैक। हार्ट फेलियर बिना किसी डिजीज़ के, कोई भी पॉइजन नहीं, ना कोई फिजिकल साइन। डॉक्टर्स और सभी लोग बहुत ज़्यादा शॉक में पड़ गए, ये अचानक से क्या हुआ। और फिर काफ़ी घंटों बाद जून ने बोला, हम में से तो किसी एक को मरना ही था ताकि दूसरा जी सके। तो जेनिफर ने अपनी जान दे दी ताकि इस दुनिया में मैं रह सकूं, इस दुनिया में मैं जी सकूं। I'm quite devastated when I knew she was dead, and she's just gone. Wasn't there anymore. जेनिफर की डेथ के बाद जून ने एकदम बोलना शुरू कर दिया। वो एकदम नॉर्मल हो गई, जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं। एंड वन मोर थिंग, लाइक उसने इंटरव्यूज़ दिए, उसने इवेंट्स अटेंड करने शुरू करे, वो पब्लिक के साथ घुलना मिलना शुरू कर चुकी थी। और मुझे एक बात अभी तक समझ नहीं आई, क्या जेनिफर ने एक साइकिक सरेंडर किया था, और वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि जून को जीना था? ये बात बहुत ही ज़्यादा अजीब है और ये आज तक तो कोई समझ नहीं पाया। दे डिसाइडेड लाइक वन हैड टू लिव, सो अदर डिसाइडेड टू डाई।
द साइलेंट ट्विंस का केस आज भी साइकोलॉजिस्ट के लिए एक बहुत बड़ी पहेली है। क्या उन दोनों का बॉन्ड इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उन्होंने अपना एक खुद का यूनिवर्स बना लिया जहां उन दोनों के अलावा और कोई कभी था ही नहीं, या वो मेंटल इलनेस का शिकार थी, वो मेंटल इलनेस की विक्टिम्स थी। जून और जेनिफर ने दुनिया से तो रिश्ता तोड़ दिया बट एक दूसरे से कभी नहीं। ये दोस्ती और प्यार की एक बहुत बड़ी मिसाल मानी जा सकती है। उन्होंने एक दूसरे को कभी चीट नहीं करा। इवन जेनिफर डिसाइडेड टू डाई क्योंकि उसको ऐसा लगता था कि वो जून को बहुत ज़्यादा कंट्रोल करती है ताकि जून जी सके, जून खुशी से रह सके, इसलिए जेनिफर ने अपनी जान दे दी। हम हर हफ्ते इस चैनल पर एक नई वीडियो लेके आने वाले हैं और लेके आते रहते हैं। अगर आपको स्केरी और मिस्ट्रीज वीडियोस देखना पसंद है देन मेक श्योर टू सब्सक्राइब द चैनल सो दैट अगली बार मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँगा आपको पता चल जाएगा। एंड वन मोर थिंग, द स्केरिएस्ट प्रिजन इन द वर्ल्ड इज़ द वन वी बिल्ड विद समवन एल्स। देन मेक श्योर कि आप अपनी ज़िंदगी में हर एक चीज़ के खुद ही मालिक हो, खुद ही जिम्मेदार हो, कोई दूसरा नहीं। पीस।